Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my channel Inside Classes Haridwar. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट कवर किया, इससे पहले हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बताया है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को ही कंटिन्यू करते हुए आगे मैं इसको समझाना शुरू करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस हमने इससे प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो अगर बन गया तो सीड का फॉर्मेशन, और ये जो सीड है, क्योंकि जो जाइगोट है वो मैच्योर होकर के एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, और जितने भी मतलब जो ओवरी होता है वो मैच्योर होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। एंड ओव्यूल जो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है वो मैच्योर होकर के सीड का फॉर्मेशन करता है। तो चलो अब हम सीड के बारे में समझाते हैं। सीड्स, ये सीड इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्म, द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सीड। एंड सीड बना कैसे? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जो ओव्यूल है वो मैच्योर होकर के सीड में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ना, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। और सीड कहाँ पे होगा? फ्रूट के अंदर होगा। फ्रूट कैसे बना? व्हेन ओवरी गेट मैच्योर्ड इट बिकम्स फ्रूट। So seeds are formed inside the fruit. A seed typically consists of seed coat, cotyledon and embryo axis. Cotyledons of the embryo are a simple structure. मैच्योर सीड्स में भी, अब देखो यहाँ पे सीड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। सीड्स जो मैच्योर सीड्स है वो 2 टाइप का होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था कि सीड्स 2 टाइप के होंगे। एक होगा एंडोस्पर्मस सीड, दूसरा होगा नॉन एंडोस्पर्मस सीड। एंडोस्पर्मस सीड में क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, अगर वो सारा का सारा एंडोस्पर्म को ना खा के कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है तो वो एंडोस्पर्मस सीड होता है। और एंडोस्पर्मस सीड को ही एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड जो है वो एंडोस्पर्मस सीड की कैटेगरी में आएगा। जो नॉन एंडोस्पर्मस सीड है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन डाइकॉट में, मोस्टली डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मस सीड होता है। मतलब का एग्जांपल डाइकॉट्स होते हैं। अब देखो जो नॉन एंडोस्पर्मस सीड है उसमें क्या होगा? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इफ ऑल द एंडोस्पर्म्स कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कुछ बचा ही नहीं, तो बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस। जो नॉन एंडोस्पर्मस है उसे हम एक्स एल्ब्यूमिनस बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या याद रखेंगे? जितने भी ग्रामिनी फैमिली हैं वो मोनोकॉट को बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में एंडोस्पर्मस सीड है, तो एंडोस्पर्म हो गया, एंडोस्पर्मस सीड हो गया, ठीक है। यानी जैसे एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, देखो बुक में भी वही लिखा होगा। और अगर हम नॉन एंडोस्पर्मस की बात कर रहे हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेसिड्यूअल, no residual endosperm as it is completely consumed during the embryo development. अभी बताया था मैंने, most of the dicot इसमें आएगा, जैसे पी है, ग्राउंड नट है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो नॉन एंडोस्पर्मस या नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट के केस में देखने को मिलेगा, जैसे पी एंड ग्राउंड नट। बट अगर बात हो रही है एल्ब्यूमिनस सीड की, एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब एंडोस्पर्मस सीड, एम्ब्रियो डेवलप तो कर रहा है लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट के बाद सारा का सारा एंडोस्पर्म को वो कंज्यूम्ड नहीं करता है, एंडोस्पर्म बच जाते हैं। तो एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर। तो ये आ गए इसके एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में एंडोस्पर्मस सीड होते हैं और एंडोस्पर्मस सीड को ही क्या कहा जाता है? एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया ना एल्ब्यूमिनस, आप अल्टरनेटिव नेम्स भी याद रखना। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट, रिमेनेंट ऑफ द न्यूसेलस आर आल्सो परसिस्टेंट। देखो जो परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है ना, उसके लिए टर्म क्या है? पेरिस्पर्म। 1 लाइन क्वेश्चन पूछा हुआ है, परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड, कहीं पे होगा या देखो यहाँ है ना मेंशन, बोल्ट में लिखा हुआ है पेरिस्पर्म। 1 लाइन ये याद रखना, परसिस्टेंट न्यूसेलस इज पेरिस्पर्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
याद रखना। अब है इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, है ना। तो द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, दिस फैसिलिटेट्स एंट्री। ये भी क्वेश्चन असर्शन रीजन में आया हुआ है। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर की तरह वहां पे दिखेगा, विच इज प्रेजेंट इन द सीड कोट। एंड इसका पर्पस क्या है? एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के दौरान ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री इसी माइक्रोपाइल के थ्रू होती है, याद रखना। As the seed mature, its water content is reduced and seeds becomes relatively। देखो एक टर्म आएगा सीड डॉर्मेंसी। जो सीड्स है उसके सोने की अवस्था, यानी जब सीड इनएक्टिव कंडीशन में होता है, तो एक लाइन है ना, द एम्ब्रियो में इंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इज कॉल्ड द डॉर्मेंसी, उसे सीड डॉर्मेंसी कहा जाता है। इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिला, मतलब मॉइस्चर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, सुटेबल टेम्परेचर मिल गया, तो फिर वो जर्मिनेट कर जाता है। तो एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, अभी मैंने बताया था 3 टर्म याद रखना कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल मैच्योर होकर के सीड का फॉर्मेशन कर देगा। व्हेन ओव्यूल गेट मैच्योर्ड, ठीक है, और ओवरी मैच्योर होकर के, ओवरी के मैच्योर होने से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड जाइगोट, यू शुड नो, जाइगोट मैच्योर होकर के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बना देता है, एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे अब हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ओवरी मैच्योर हुआ, ओवरी डेवलप हुआ, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, वो दोनों साथ साथ चल रहा होता है। मतलब ओव्यूल से सीड का बनना एंड ओवरी से फ्रूट का बनना, क्योंकि सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होता है यूजुअली, है ना। तो द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट विच इज कॉल्ड द पेरिकार्प, उसे पेरिकार्प कहते हैं। तो फ्रूट में भी फ्लेसी भी हो सकता है, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, है ना, एंड मे बी ड्राई लाइक एज अ ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो यहाँ पे अब हम फ्रूट का क्लासिफिकेशन को याद करते हैं। तो फ्रूट बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? हम अगर इन जनरल वे में देखें, बहुत अच्छे से समझें, तो फ्रूट मेनली 3 टाइप्स के हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट होता है वो फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हो रहा है, तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। मैंगो ट्रू फ्रूट है। लेकिन वहीं पे अगर कोई फ्रूट अदर देन ओवरी से डेवलप हो रहा है, यानी कि प्लांट के किसी अदर पार्ट से अगर डेवलप होता है, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल ओवरी से डेवलप नहीं हुआ है। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम द थैलेमस। एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, व्हाट्स अबाउट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? पार्थेनोस, that is the virgin. Carp, that is the fruit. If the fruit will formed without fertilization is called parthenocarpic fruit. Let's see here. In most plant, by the time the fruit develops from the ovary, other floral part degenerate and fall off. However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, है ना, the thalamus also contribute to the fruit formation. हो गया ना, ओवरी यहाँ पे रोल नहीं प्ले कर रहा है, यहाँ पे थैलेमस कर रहा है। फ्लावर का कौन सा पार्ट? मतलब थैलेमस से फ्रूट बन रहा है, तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। Such fruits are called false fruits. Most of the fruits, however, develops only from the ovary are called the true fruits. बाकी जितने जो भी true fruits वो होंगे जो ovary से develop करेगा। Although in most of the species, fruits are the result of fertilization, but some of the few examples, या यूं समझो कि there are few species जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा, तो वो तीसरा ग्रुप हो जाएगा। देखो, है ना, थैलेमस से जो डेवलप करेगा फ्रूट बनेगा, तो वो फॉल्स फ्रूट होता है। तो इन विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है तो वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होगा। देखो यहाँ पे, तो अगर मान लो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप होता है, तो सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स है ना, वो आपकी मेमोरी में होने चाहिए, क्योंकि ऑल टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एनसीईआरटी के ही पूछे जाते हैं। तो जैसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल यहाँ बनाना दिया है, और भी होता है, बट बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। और ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, ठीक है। सीड्स
offer several advantages to angiosperm. Firstly, since reproductive processes such as pollination, fertilization are independent of water, seed formation is more dependable, and also seeds have better adaptive strategies for the dispersal to new habitat and help the species. ठीक है, तो as they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन, यानी कि हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. बीइंग प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू द वेरिएशन. अब देखो इस पे एक सीरीज याद रखना. ड्यू टू तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. भाई मियोसिस होगा तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जो पेकाइटिन स्टेज आता है, याद होगा, तो वो पेकाइटिन स्टेज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, तो ड्यू टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वो वेरिएशन लेकर के आएगा. क्यों कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लेकर आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, तो वेरिएशन आ गया और यहाँ पे भी लिख दिया जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन. क्यों? ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सीड इज द बेसिस ऑफ our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seed are crucial for the storage of seeds, which can be used as a food throughout the year and also to raise the crop in the next season. So can you imagine agriculture in the absence of seed? अगर मान लो एग्रीकल्चर की फील्ड में सीड ना हो तो क्या होगा? और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड. मतलब वो बस बनता जा रहा है, सीड फॉर्म हो रहा है, लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? So how long do seeds remain alive? देखो जितने भी सीड्स हैं, सारे सीड्स की वायबिलिटी सेम नहीं होती है. कुछ सीड्स वायबल होते हैं, कुछ नॉन वायबल होते हैं. वायबल कहने का मतलब जो जर्मिनेट कर जाए वो वायबल सीड हो गया. लेकिन अगर लॉन्ग टाइम से कोई सीड पड़ा हुआ है, रखा हुआ है और प्रॉपर अगर उसकी स्टोरेज नहीं हुई तो वो जर्मिनेट नहीं करता है, वो सीड्स खराब हो जाते हैं. तो प्रॉपर स्टोरिंग भी होना बहुत जरूरी है सीड्स का, ताकि वो वायबल बने रहे. So how long do the seeds remain alive after they are dispersed? This period again varies greatly. In a few species, the seeds lose viability within a few months. कुछ seeds तो कुछ ही महीनों में अपनी viability खत्म कर लेते हैं. Seeds of a large number of species live for several years. तो अगर मान लो कोई ऐसा seeds जिसकी viability years में है, तो अगर हम उसको proper storage करके रखें तो वो हमेशा काम आएगा, लॉन्ग टर्म में काम आएगा. एंड सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 of years. So there are several records of very old yet viable seeds. The oldest is that of a lupinus, है ना, and arcticus excavated from the Arctic tundra. The seeds germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. A recent record of 2,000 years old viable seed is of the date palm. याद रखना ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. Phoenix dactylifera. Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at King Herod Palace near the Dead Sea. चलो नेक्स्ट. After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following questions. How many eggs are present in an embryo sac? मतलब एक embryo sac में कितने egg present थे? एक सिंगल. ठीक है. How many embryo sacs are present in an ovule? एक ovule में कितने embryo sac थे? Usually one. How many ovules are present in an ovary? एक ovary में कितने ovule होंगे? डिपेंड करेगा, है ना. कोई सिंगल सीडेड होता है, कोई बहुत सारे सीड वाले होते हैं, है ना. तो how many ovaries are present in a typical flower? How many flowers are present on a tree and so on? Can you think of some plants in which the fruit contains very large number of seeds? वो seeds कैसे बना? And orchid fruits are one such category, and each fruit contains thousands of tiny seeds. Similar is the case in the fruit of some parasitic species such as the Orobanchi and the Striga. So have you seen a tiny seed of ficus, and how large is the tree of ficus develops from this tiny seed? How many billions of seeds does each ficus tree produce? And can you imagine any other example in which such a tiny structure can produce such a large biomass over the year? अब देखो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन लेकर आएगा?
अब आगे हम समझेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी। अगर एक सीड की बात हो तो चलो एक सीड कैसे बनेगा, एक ओव्यूल जो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है वो सीड को फॉर्म करता है। बट कई कंडीशंस में ऐसा देखा गया है एक एम्ब्रियो नहीं बना है, एक जाइगोट बना तो जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनेगा। बट एक कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एपोमिक्सिस, किस कंडीशन में पॉलीएम्ब्रायोनी होगा? तो ये एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रायोनी के कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू करूंगी। इसको पढ़िए, समझिए और लगातार इनसाइट क्लासेस के साथ बने रहिए। ओके, बाय।